हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपौत। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है हमारा जो मुस्लिम लॉ की सीरीज चलती आ रही है उसी सीरीज का एक अगला पार्ट। अब इससे पहले मुस्लिम लॉ के हम काफी सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद किया जाना, यानी कि ऐसे कौन कौन से आधार है जिन आधारों को लेकर के पत्नी जो है विवाह विच्छेद कर सकती है, अपने विवाह का समाप्त कर सकती है, विवाह को विच्छेद की याचिका कर सकती है या विवाह विच्छेद कर सकती है। तो ऐसे कौन कौन से आधार मुस्लिम पत्नी को प्राप्त है, उन आधारों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इससे जस्ट पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि पति को कौन कौन से ऐसे अधिकार प्राप्त है, यानी पति किन आधारों पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करवा सकता है या विवाह विच्छेद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में पहले हम पढ़ चुके हैं पति द्वारा विवाह विच्छेद किया जाना, और आज हम पढ़ने वाले पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद किया जाना। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो पति द्वारा विवाह विच्छेद किए जाने में जो थे वो सेम टू सेम पॉइंट पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद किए जाने में भी हैं। तो आज हम उन पॉइंट को डबल नहीं पढ़ेंगे, उनको एकदम शॉर्ट में समझेंगे। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो यहाँ आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वो जाकर के आप पति द्वारा विवाह विच्छेद को पढ़ लीजिए। तो उससे आपको ये पांचों पॉइंट जो है ये डीप में उस वीडियो में मैंने समझा रखे, जो पति द्वारा में भी है और पत्नी द्वारा में भी है। तो इनको मैं आपको यहाँ सिर्फ शॉर्ट में समझाऊंगा, बाकी दूसरे पॉइंट को हम अच्छे से डीप में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। भाई पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद किया जाना है, यानी कि किन किन आधारों पर पत्नी जो है अपने पति से विवाह विच्छेद कर सकती है या विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में दायर कर सकती है। तो इसके मेनली तो दो आधार है, दो तरीके हैं कि या तो वो प्रथागत रूप से तलाक ले, यानी कि प्रथागत तरीके से, परंपरागत रूप से जो ट्रेडिशनल जो तरीके हैं उनके आधार पर तलाक ले ले, या दूसरा तरीका है कि न्यायिक रूप से विवाह विच्छेद कर दे, यानी कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो दे रखा है 1939 इसके आधार पर, इसकी धारा 2 में जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये सारे पॉइंट जो है ये मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 2 में दे रखे हैं। तो इन पॉइंट्स के आधार पर विवाह विच्छेद कर ले। अब पहले पढ़ लेते हैं हम प्रथागत तरीकों को। प्रथागत तरीकों को हम पति द्वारा विवाह विच्छेद की वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं, या मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे पहले ये जो 3 पॉइंट है, इला, जिहर और लियन, ये जो 3 पॉइंट है ये है इला, जिहर और लियन। अब इन तीनों पॉइंट के अलावा एक पॉइंट हो रहा है, या तो पति या पत्नी की किसी की मृत्यु हो जाए। अगर पति की मृत्यु हो गई तो उस पर पत्नी जाकर के विवाह विच्छेद की याचिका कर सकती है, या पत्नी की मृत्यु होगी तो इस पर पति जाकर के विवाह विच्छेद की याचिका कर सकता है, यानी विवाह विच्छेद कर सकता है। तो मृत्यु वाला पॉइंट भी यहाँ आ गया। इसके बाद आता है इला वाला पॉइंट। ये तीनों पॉइंट जो थे इला, जियर और लियन, ये पति द्वारा विवाह विच्छेद के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि इला में पति एक इला कर लेता है, या इला का मतलब होता है कि खुदा की कसम खा करके पति ये कहता है कि मैं 4 माह तक अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बनाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में पत्नी इस आधार पर कि पति ने इला किया, इस आधार को लेकर के न्यायालय में जा सकती है और विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करने की याचिका कर सकती है। तो इला के रूप में पति भी कर सकता है और पत्नी भी कर सकती है। ठीक है, ये समझ लिया हमने। इसके बाद जिहर। जिहर में क्या होता है कि पति अपनी पत्नी की निषिद्ध आस्तियों के रूप में तुलना कर देता है, यानी कि पति ऐसी तुलना कर देता है अपनी पत्नी की कि तुम तो मेरी मां समान हो। तो ऐसी अगर तुलना कर देता तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी इस जिहर के आधार पर न्यायालय में जाकर के विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करने की याचिका कर सकती है। तीसरा हमारा पॉइंट था लियन। लियन में क्या होता है कि पति अपनी पत्नी पर मिथ्या आरोप लगा देता है कि परपुरुष गमन का आरोप। परपुरुष गमन का आरोप यानी कि ये आरोप लगा देता है कि ये स्त्री जो है, ये मेरी जो पत्नी है, ये किसी और व्यक्ति के साथ, किसी और पुरुष के साथ गई है और उसके साथ संबंध बनाए। तो ऐसी स्थिति में अगर वो झूठे ऐसे आरोप लगा देता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी न्यायालय में जाकर के विवाह विच्छेद करवा सकती है, उसकी डिग्री पारित कर सकती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो आरोप झूठा होना चाहिए, वो आरोप सच्चा नहीं होना चाहिए। झूठा आरोप होगा तभी जाकर के पत्नी विवाह विच्छेद की डिग्री इस आधार पर, लियन के आधार पर पारित करवा पाएगी। अब इसके अलावा 2 पॉइंट और बचते हैं, खुला या मुबारत प्रकार का तलाक। खुला और मुबारत, ये दो पॉइंट है। इसमें क्या होता था, इसमें या तो ये तीनों पति करेगा तो पत्नी जाकर के तलाक ले सकती है, या पत्नी ऐसा कुछ करेगी तो पति जाकर के तलाक ले सकता है। यानी कि ये पति के कृत्य भी यही है और पत्नी के कृत्य भी यही है। या तो पति ऐसा करेगा या पत्नी ऐसा करेगी तो दूसरा सामने वाला जो पर्सन है वो जाकर के तलाक ले लेगा। लेकिन खुला या मुबारत प्रकार क्या होता है कि इसमें दोनों पारस्परिक रूप से, यानी कि पति और पत्नी दोनों मिल करके, दोनों सहमति से जाकर के तलाक लेते हैं। यानी कि खुला में ऐसा होता था कि पत्नी कहती थी कि मुझे तलाक चाहिए, मान लीजिए, तो पत्नी ने अगर ये बात कही तो पति बाद में उसे स्वीकार कर लेता था और उसे तलाक दे देता। और मुबारक प्रकार में यह होता था कि पति और पत्नी दोनों ही तलाक लेना चाहते थे और दोनों ही आपस में मिलकर के, दोनों ही बात करके एक दूसरे को तलाक दे देते। तो ये खुला मुबारक को भी मैंने अच्छे से डीप में उस वीडियो में बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाकर के पति द्वारा विवाह विच्छेद को देख लीजिए। तो उसमें मैंने ये 5 पॉइंट को बहुत अच्छे से, बहुत डीप में, पूरी 20 मिनट की वीडियो में समझा रखा है। अब आ जाते हैं न्यायिक विवाह विच्छेद के ऊपर। इनको हमें अच्छे से डीप में पढ़ना है।
मेन पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये पॉइंट तो शॉर्ट्स में लिखना है, शॉर्ट एक एक लाइन या दो दो लाइन में लिख देना है, लेकिन इन पॉइंट को अच्छे से समझाना है। ये जो 8 पॉइंट है ये मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के सेक्शन 2 में इन सारे पॉइंट के बारे में बताया गया है। तो इन सारे पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रखना है और अच्छे से लिख करके आना है अगर पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद का क्वेश्चन आता है तो। अब इसके क्या क्या है न्यायिक विवाह विच्छेद के? पहला पॉइंट तो ये है कि पति की अनुपस्थिति, यानी कि पति अपने घर में नहीं है या पति कहाँ है इस बात की किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं। इसे एक प्रकार से सिविल मृत्यु समझ लीजिए। सिविल मृत्यु क्या होता है मैं आपको हिंदू लॉ में पढ़ा चुका हूं, अगर आपने हिंदू लॉ मेरी पढ़ी है तो, कि सिविल मृत्यु में हिंदुओं में अलग टाइम पीरियड चलता है और मुस्लिम में अलग टाइम पीरियड चलता है। हिंदुओं में ऐसा था, हिंदू विधि के अंदर यह था कि 7 साल तक अगर पति जीवित है, नहीं जीवित है, कहाँ है, कैसा है, इस बारे में कोई जानकारी अगर घर वालों को नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या मान लिया जाता था कि उस पति की उस व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई। 7 साल तक अगर वो गायब रह जाता है, उसकी कोई जानकारी जीवित होने ना होने का कोई प्रमाण नहीं होता है, ना उसका किसी प्रकार का कोई संदेश, चिट्ठी, फोन कुछ भी नहीं हो 7 साल तक, तो उसे उसकी सिविल मृत्यु मान ली जाती है। लेकिन मुस्लिम समुदाय में क्या है कि मुस्लिम विधि में क्या माना गया है कि 4 वर्ष तक, हिंदू विधि में 7 वर्ष था, मुस्लिम विधि में 4 वर्ष। अगर 4 वर्ष तक मुस्लिम पति अगर घर नहीं आया है या वो कहाँ है, कैसा, इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सिविल मृत्यु मान ली जाती है। और सिविल मृत्यु के आधार पर पत्नी जो है न्यायालय में जाकर के विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करवा सकती है, उसकी याचिका दे सकती है। लेकिन अब वो जब डिग्री पारित करवाएगी तो डिग्री पारित होने में 6 माह का समय लगेगा। कितना? 6 माह का समय, यानी कि डिग्री पारित होने के बाद 6 माह का टाइम पीरियड मिलेगा। 6 माह में अगर पति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर पति आ जाता है और न्यायालय के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर देता है, तो ऐसी स्थिति में जो विवाह विच्छेद की जो डिग्री थी वो खारिज मान ली जाएगी, यानी कि वो खारिज हो जाएगी। कितना? 6 महीने का टाइम। जब वो डिग्री पारित होने के बाद 6 महीने का टाइम मिलेगा, उसमें पति अगर अपने आप को न्यायालय में प्रस्तुत कर देता है तो वो डिग्री खारिज हो जाएगी और उनका विवाह विच्छेद नहीं माना जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि पति का भरण पोषण करने में असफल रहना। पति का भरण पोषण करने में असफल रहना, यानी कि पति का नहीं, पति द्वारा पत्नी का भरण पोषण करने में असफल रहना। अब पति का यह कर्तव्य, विवाह के बाद पति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वो अपनी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखे, उसका भरण पोषण करे और उसकी जरूरतों का वो ध्यान रखे। लेकिन अगर किसी कारणवश पति जो है लगातार 2 वर्ष तक अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख पाता, उसका भरण पोषण नहीं कर पाता, उसे खाने के लिए चीजें भी उपलब्ध नहीं करा पाता, तो ऐसी स्थिति में पत्नी जो है पति के ऊपर भरण पोषण न करने के इस पॉइंट के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकती है। किस आधार पर? कि पति उसका भरण पोषण नहीं कर रहा है लगातार 2 वर्ष तक। 2 वर्ष तक अगर उसने भरण पोषण नहीं किया है तो जाकर के पत्नी न्यायालय में इसकी याचिका प्रस्तुत कर सकती है कि पति ने मेरा भरण पोषण नहीं किया है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि पत्नी अलग नहीं रह रही हो पति से, पति और पत्नी दोनों साथ रह रहे हो। अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रह रही है तो ऐसी स्थिति में अगर पति भरण पोषण नहीं करता है उसका, तो भी वो इस भरण पोषण वाले पॉइंट के आधार पर न्यायालय में जाकर के विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं कर सकती अगर पत्नी पति से अलग रह रही है तो। और मान लीजिए अलग नहीं रह रही है और उसकी आज्ञाकारी नहीं है। इसमें एक बात और लिखी गई कि अगर पत्नी आज्ञाकारी नहीं है या तो उससे अलग रह रही है तो अगर पति भरण पोषण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भी वो भरण पोषण के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं की जा सकती। लेकिन अगर वो आज्ञाकारी नहीं है, आज्ञाकारी को इस मुस्लिम विधि में समझाया नहीं गया है कि आज्ञाकारी से क्या मतलब है। आज्ञाकारी का सामान्य अगर हम मतलब माने तो दैनिक जीवन में जो उसके युक्तियुक्त, पति की युक्तियुक्त बातें हैं, उन युक्तियुक्त बातों को भी अगर पत्नी नहीं मानती है तो उसे आज्ञाकारी होना नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी अगर पति भरण पोषण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में भी भरण पोषण वाले पॉइंट के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है जो धारा 2 के अंदर, ये सारे जो पॉइंट है ये मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 2 में दे रखे हैं। इन पॉइंट के आधार पर पत्नी जाकर के पति से विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करवा सकती है, पति से तलाक ले सकती है। तो तीसरा पॉइंट हम बोल लेते हैं पति को कारावास, यानी कि मुस्लिम विधि में यह भी बताया गया है कि अगर पति को कारावास हो जाता है, यानी कि किसी भी क्रिमिनल मामले में पति को सजा हो जाती है, जो कि सजा मिनिमम 7 वर्ष तक की हो, मिनिमम 7 वर्ष तक की हो, ध्यान रहे मिनिमम 7 वर्ष तक की होनी चाहिए, लेकिन 7 वर्ष से लगा करके आजीवन तक का कारावास जो है
वो हो सकता है। यानी कि 7 वर्ष से लगा करके मिनिमम आजीवन कारावास तक कितनी भी अगर उसे सजा हो गई है पति को, तो ऐसी स्थिति में पत्नी चाहे तो इसके आधार पर, कारावास के आधार पर, जो कि 7 वर्ष से ज्यादा का है, 7 वर्ष या इससे ज्यादा का है, इसके आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने की याचिका कर सकती है। लेकिन इसमें एक चीज और है कि वो जो कारावास है, यानी कि उसे जो सजा हुई है, वो सजा का जो निर्णय है वो निर्णय अंतिम निर्णय होना चाहिए। यानी कि उस निर्णय के खिलाफ पति द्वारा कहीं अपील नहीं कर रखी हो, या वो निर्णय अपील के अंदर सुनवाई में नहीं हो, वो अंतिम निर्णय मिल चुका हो, उससे सजा कंफर्म हो गई हो, पति ने भी ये मान लिया और कहीं अपील नहीं चल रही हो। ऐसी स्थिति में जब वो अंतिम निर्णय होगा तब जाकर के पत्नी जो है विवाह विच्छेद की याचिका के लिए दायर कर सकती है, याचिका दायर कर सकती है। अगर उसकी कहीं अपील चल रही है, कहीं सुनवाई चल रही है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी उस सुनवाई के दौरान या उस अपील के दौरान जाकर के पति से विवाह विच्छेद की याचिका नहीं कर सकती न्यायालय में। 7 वर्ष से अधिक की सजा होनी आवश्यक है, मिनिमम 7 वर्ष, ये आपको जानना है। अब हर पॉइंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईयर लिखा हुआ है, जैसे कि पति अगर 4 साल से गायब होगा तो ही विवाह विच्छेद की डिक्री होगी, भरण पोषण 2 साल के लिए और कारावास 7 वर्ष के लिए। इसी तरह हर पॉइंट में ईयर लिखे हुए हैं। तो आप एक काम कीजिए कि पेन पेंसिल से इन सारे पॉइंट को कहीं लिख लीजिए और इनके साथ ही इनके ईयर भी लिख लीजिए कि इतने साल तक के लिए यह चीज होनी चाहिए। जैसे 4th पॉइंट है दाम्पत्य कर्तव्यों के निर्वहन में असफलता। दाम्पत्य कर्तव्यों के निर्वहन में असफलता, अगर पति अपने दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने में असफल रहता है लगातार 3 वर्ष तक, यह है लगातार 3 वर्ष तक अगर वो असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी इस आधार पर जाकर के न्यायालय में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने की याचिका कर सकती है। अब दाम्पत्य कर्तव्य क्या होते हैं? दाम्पत्य कर्तव्य का मतलब है कि विवाह के बाद पति के ऊपर भी कुछ कर्तव्य आ जाते हैं, जैसे कि पत्नी का सम्मान करना, पति द्वारा पत्नी का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का ख्याल रखना, उनके बाद घर के कार्यों में पत्नी की सहायता करना, यानी कि घर के जो दैनिक कार्य हैं उन कार्यों में पत्नी की सहायता करना भी पति का दाम्पत्य कर्तव्य है। तो अगर वो ऐसे किसी भी कर्तव्य का, ना वो बच्चों का ख्याल रख रहा है, ना अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है, ना उसका सम्मान करता है, ना अपने घर के किसी काम में कोई सहायता करता है, ना घर के लिए कहीं से अन्न वगैरह ला करके देता है, तो ऐसी स्थिति में वो दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी जाकर के इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने की याचिका कर सकती है न्यायालय में। लेकिन ये कितने, लगातार 3 वर्षों तक अगर वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, यानी कि दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है लगातार 3 वर्षों तक, तब जाकर के पत्नी ऐसी डिग्री पारित करने के लिए याचिका कर सकती है। 5वां पॉइंट पे आ जाते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा कि पति की नपुंसकता। अगर पति नपुंसक है तो ऐसी स्थिति में भी इस आधार पर भी पत्नी जो है अपने पति के खिलाफ विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करने के लिए, पति से विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करने के लिए न्यायालय में याचिका कर सकती है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। नपुंसक होने के लिए इस आधार पर पत्नी द्वारा जो है विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करवाने के लिए कुछ कंडीशंस है। क्या क्या कंडीशंस है? पहली कंडीशन तो ये कि विवाह के समय वो नपुंसक रहा हो पति। जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तब ऐसी स्थिति में मुस्लिम पति और मुस्लिम पत्नी का विवाह होता था, तब वो पति नपुंसक, उस समय भी नपुंसक रहा हो, यानी कि जब विवाह हुआ उस समय भी नपुंसक रहा हो, विवाह के बाद नपुंसक हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो वो इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित नहीं करा सकती। यानी कि विवाह के समय वो नपुंसक रहा हो, ऐसी नपुंसकता निरंतर चली आ रही हो, यानी कि वो लंबे समय से विवाह से लेकर के अब तक उसकी नपुंसकता चली आ रही हो, ठीक नहीं हुई हो, तो ऐसी स्थिति में ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहली तो ये कि भाई विवाह के समय भी नपुंसक हो, दूसरी ये कि वो निरंतर चली आ रही हो, अभी तक नपुंसक रहा हो। तीसरी कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि पत्नी को इस बात की जानकारी नहीं हुई हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो कि हिंदू लॉ में जब हमने पढ़ा था तो उसमें भी एक ऐसी कंडीशन आई थी। तो मुस्लिम लॉ में यह कंडीशन है कि पत्नी को, यानी कि एक तरह से धोखे से उसका विवाह कर दिया गया हो, यानी कि जब उसका विवाह हो रहा था उसके पति के साथ, तब पति नपुंसक था, इस बात की जानकारी पत्नी को नहीं थी, यानी कि उसका धोखे से विवाह हो गया, इस बात की जानकारी उस पत्नी को नहीं थी कि पति जो है नपुंसक है। तो ऐसी स्थिति में ही जाकर के वो विवाह विच्छेद के लिए याचिका कर सकती है। अगर उसे पता था विवाह के समय ही कि इसका जो होने वाला पति है वो नपुंसक है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसे पहले से ही पता था तो वो जाकर के इस पॉइंट के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए याचिका दायर नहीं कर सकती, या उसकी याचिका नहीं मानी जाएगी। कब? जब उसे पहले से ही पता था। अगर उसे विवाह के समय पता नहीं था कि पति नपुंसक है और विवाह के बाद पता चला, तब जाकर के वो इस पॉइंट के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री के लिए याचिका दायर कर सकती है। छठा हमारा पॉइंट है कि पति का पागलपन। अगर पति लगातार 2 वर्ष से पागल है या मानसिक रूप से
मानसिक रूप से ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लगातार 2 वर्ष से तब जाकर के वो पत्नी जो है इस आधार पर भी, पागलपन के आधार पर भी न्यायालय में जाकर के विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करवा सकती है या पारित करने के लिए याचिका दे सकती है। लेकिन या तो वो पागलपन हो, 2 वर्ष से पागल हो, या उसे कुष्ठ रोग हो। अब कुष्ठ रोग मैंने हिंदू लॉ में गलत बता दिया था, मैंने कह दिया था कि ऐसा रोग होता है जिसमें गुस्सा आता है। तो कुष्ठ रोग का अर्थ ये नहीं है गुस्सा आने वाला, कुष्ठ रोग यानी कि एक तरह की डिजीज है, एक तरह का रोग है, स्किन रोग, स्किन डिजीज के तरह का है। तो या तो उसे वो हो या 2 वर्ष से वो पागल हो। तो ऐसी स्थिति में जाकर के पत्नी जो है पति द्वारा विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर सकती है, यानी कि पत्नी जो है पति से विवाह विच्छेद करने के लिए न्यायालय में डिग्री पारित करने की याचना कर सकती है। 7वां हमारा पॉइंट है पत्नी द्वारा विवाह का निराकरण। पत्नी खुद जाकर के विवाह विच्छेद के लिए याचिका दायर कर देती है, लेकिन कब पत्नी विवाह का निराकरण कब कर देती है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। उसके लिए क्या कंडीशन है कि पत्नी, जैसे मैंने निकाह जब आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि मुस्लिम समुदाय में क्या है कि जो 18-21 का जो हमारा चलता है विवाह के लिए, मुस्लिम समुदाय में वो 15 वर्ष है, यानी कि मुस्लिम समुदाय में निकाह के लिए आयु जो है 15 वर्ष की मानी गई है। तो पत्नी का विवाह अगर 15 वर्ष से पहले हो गया है तो ऐसी स्थिति में पत्नी जाकर के विवाह का निराकरण करा सकती है। कब करा सकती है कि उसका विवाह 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले हो गया था और अब तक वो 18 वर्ष की नहीं हुई है, यानी कि जहां विवाह 15 वर्ष की आयु से पूर्व हो गया था, यानी कि पत्नी 15 वर्ष की नहीं थी, उससे पहले ही उसका विवाह हो गया था, और अभी जब वो डिग्री पारित कराने के लिए जा रही है तब वो 18 वर्ष की नहीं हुई, यानी कि 15 से 18 के बीच की एज में जाकर के वो विवाह विच्छेद की डिग्री पारित करवा सकती है। 18 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद वो इस आधार पर निराकरण के इस पॉइंट के आधार पर विवाह विच्छेद नहीं कर सकती, यानी कि उसे 18 साल से पहले कराना होगा विवाह विच्छेद, और दूसरा ये कि जब उसकी शादी हुई तब वो 15 साल से छोटी हुई हो, तभी जाकर के इस आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित की जा सकती है। 8वां और हमारा लास्ट पॉइंट है कि पति की निर्दयता। पति अगर पत्नी के प्रति निर्दयी है, यानी कि उसका सम्मान नहीं करता, उसे शारीरिक रूप से उसका शोषण करता है, उसे मारता पीटता है, उसका ध्यान नहीं रखता है, दूसरी कुख्यात स्त्रियों के साथ अगर वो जाता है और एक से अधिक पत्नी अगर है उसकी, तो ऐसी स्थिति में वो भेदभाव करता है, एक से अधिक लगाव रखता है एवं दूसरे को ध्यान नहीं रखता है दूसरी पत्नी का, तो ऐसी स्थिति में भी पत्नी जो है विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकती है। इन 8 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये 8 पॉइंट मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 2 में दे रखे हैं। कौन कौन से? पति या तो अनुपस्थित है, या पति भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, या पति कारावास में, या दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, या पति नपुंसक हो गया है, या वो पागल हो गया है, या विवाह का निराकरण पत्नी खुद जाकर के करा देती है, या पति निर्दयी है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी जाकर के विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकती है। इसके साथ ही प्रथागत तलाक के भी कुछ तरीके थे। ये 5 जो तरीके थे इनको मैंने पुरानी वीडियो में समझाया था। ये समझने लायक ये है, ये सारे जो 8 पॉइंट हमने अभी पढ़े ये तो सिर्फ एक ही बार पढ़ करके आपको याद हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से समझना होगा। तो इन सारे पॉइंट को मैंने पुरुष द्वारा यानी कि पति द्वारा विवाह विच्छेद की जो वीडियो थी, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो आपने अगर अभी तक वो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, उससे आपको ये 5 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप बताइए कि मैं किस सब्जेक्ट के ऊपर नया वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।